पिछले कुछ दिनों से लोगों से जब मुलाकात होती है तो बड़ा ही दुख होता है। दरअसल शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा हुआ है ना, लोग उससे बड़े आहत हैं। हालांकि मैं शेयर बाजार का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इन लोगों के दुखी से मैं इतना दुखी हुआ कि मैं खुद लेंस लगा कर ढूंढने लगा। आखिर ये शेयर बाजार में गिरावट रुकने की कोई उम्मीद दिख रही है क्या? उम्मीद की कोई किरण दिख रही है क्या? तो जब मैं ढूंढने लगा तो मुझे जो छोटी सी बुद्धि थी उससे थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण दिखने लगी। फिर मन में आया कि ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्मण आप जो देखना चाहते हैं वही देख रहे हैं। दरअसल ऐसा कुछ है नहीं, अपने पे भरोसा हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि एक शो कर लेते हैं जिसमें एक्सपर्ट से पूछेंगे कि जो मुझे उम्मीद की किरण दिख रही है वाकई वो उम्मीद की किरण है या फिर मुझे बस छलावा सा दिख रहा है। तो आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे खास फोकस, और अपने बहुत ही वर्षों से जिन्होंने शेयर मार्केट को पैनी नज़र से देखा है उनसे पूछेंगे कि जो मुझे दिख रहा है थोड़े बहुत उम्मीद की किरण, या जिसको तकनीकी भाषा में ग्रीन शूट कहते हैं, वो वाकई सही है क्या। तो इसमें हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब, जो कि इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट हैं, अभिषेक अग्रवाल साहब मैनेजिंग पार्टनर हैं रॉकसेट कैपिटल के, और अरुण मल्होत्रा जी जो कि फाउंडर एंड CIO हैं कैप ग्रो कैपिटल के एडवाइजर्स के। तो मैं हूं लक्ष्मण राय और आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। सबसे पहली बात, चूंकि अब होली का समय है तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग होली खेलते हैं कि नहीं सुनील जी? चेन्नई में तो ज्यादा नहीं होता है, एक गिने चुने क्षेत्र में जहाँ पे नॉर्थ इंडियन ज्यादा होते हैं वहीं पे होता है, नहीं तो शहर भर में नहीं होता है। अच्छा, वहीं पर। अच्छा, शहर भर में नहीं होता। अभिषेक साहब आप तो खेलते हैं होली? जी बिल्कुल। ये तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में आते हैं हमारे यहाँ पे भी। तो बॉम्बे में लोग रहते हैं। आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? वेल, पसंदीदा कलर तो भी फिलहाल जो मार्केट का है वो रखा है, बट वो पसंद नहीं आ रहा है अभी इस समय। तो इस बार पसंद नहीं आ रहा है। ये बहुत ही सही आपने कहा, डरते डरते बोल रहे हैं। हालांकि पसंदीदा कलर इनका लाल है, लेकिन अब इस माहौल में लाल रंग को ये लोग डरने लगे। अरुण जी, आपका ही पसंदीदा कलर लाल था क्या? मेरा कलर पसंदीदा है, और आप सब व्यूअर्स को सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपका क्या अपना सुना नहीं है मैंने आपकी आवाज की। आपका पसंदीदा कलर क्या है? हरा, ग्रीन कलर। अच्छा, हरा है। अच्छा, ग्रीन कलर है। वैसे मैं बचपन से सुनते आ रहा था कि ग्रीन कलर से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, ग्रीन कलर से स्किन जो है सो खराब हो जाता है। लेकिन अब जो माहौल है उसमें तो हर कोई यही, एक मुझे याद आ गया कि बहुत पुराना गाना होगा, आपको आप लोगों ने शायद सुना होगा कि लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। तो वही गाना याद आ गया कि हर लोग यही कह रहे हैं कि लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये बता दीजिए। ये गाना आप लोगों ने सुना है कि नहीं अरुण जी? नहीं सुना है, बिल्कुल सुना है जी। ये सुना है? अरे वाह! मिड 80s का, हाँ हाँ हाँ, ये 90s का हाँ, गाना अरे है, वाह! तो बिल्कुल सुना है। और लाल रंग मेरे ख्याल से सुना है जल्दी ही आपने? छूट जाएगा, जल्दी ही छूट जाएगा। लाल रंग जल्दी छूट जाएगा। अभिषेक अग्रवाल साहब, ये गाना सुना है आपने? जी, अगर नहीं भी सुना हो तो आज के मार्केट वो सुना रहा है वो गाना। सो सुना। नहीं नहीं, मैं आप लोगों से मार्केट के बारे में सवाल पूछूं तो एक सवाल तीनों से पूछता हूं, देखता हूं कौन इसका जवाब देता है। ये गाना जो है किसने गाया, कौन बता सकते हैं? ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। सुनील जी हाथ उठा रहे हैं। अरे वाह, सुनील जी आपको पता है? बोल, बताइए बताइए। मैं ओरिजिनल सॉन्ग की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं रिसेंटली हाँ, एक रहता रॉकी और रानी, उसमें अच्छा धर्मेंद्र जी ने ये गाना गाया था। अच्छा, नहीं धर्मेंद्र जी ने अभी रिसेंट वाले में गाया था, लेकिन ओरिजिनल जो सॉन्ग है वो किसने गाया था? अरुण जी आपको पता है? नहीं नहीं नहीं, ध्यान नहीं नहीं है पता? लक्ष्मण। नहीं। अभिषेक अग्रवाल साहब? गैस लूंगा, किशोर कुमार हो सकते हैं। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार अरे के वाह! अलावा ये गाना कौन गाएगा। नहीं, थोड़े से आप सटीक बैठे हैं। जैसा कि आप शेयर बाजार में बड़े नज़दीक रहते हैं, फैक्ट के उतने ही करीब आप पहुंचे। किशोर कुमार ने गाया है, और ये गाना जो है, ये मैं देख रहा था तो ये प्रेम नगर मूवी का गाना है, और इसको जो है राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था। और सुनिएगा, कभी बड़ा बेहतरीन गाना है, और उसके हर बोल जो है वहाँ के हालात तो अलग थे, लेकिन शेयर बाजार पे डाल के देखिएगा ना तो आपको लगेगा वाकई ये वही शेयर बाजार का मारा हुआ व्यक्ति है जो इसने गाने को लिखा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है गाना, ज़रूर सुनिएगा। तो खैर, तो बात शेयर बाजार की हम लोग कर रहे थे, और ये लाल रंग जल्दी छोड़ेगा अभी बताया इन्होंने, अरुण मल्होत्रा जी ने। तो ये कैसे छोड़ेगा, आपको कुछ उम्मीद दिख रही है क्या? मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग तो बहुत गहराई से देखते हैं, मैं ही बताता हूं आपकी मुझे क्या उम्मीद दिख रही है, और आप बताइए कि मैं जिसको उम्मीद कह रहा हूं वो वाकई उम्मीद है या फिर हमारे नज़रों में कुछ फेर हो गया है। अरुण मल्होत्रा से आप ही बताइएगा। मैं जब देखने गया तो हर बार सुनील जी कई शो में कह चुके थे कि FII जा रहा है, अब लौटेगा,
ऐसे मौके पर लौटेगा। तो जब मैं एफआईज का आंकड़ा सबसे पहले देखना शुरू किया, मैंने ये देखा कि एफआईज के जाने की जा तो रहे हैं अभी भी, लेकिन जाने की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में ले रहा था। तो मैं जब जाने की रफ्तार का मैंने देखा तो जनवरी में 87,374 करोड़ रुपए की बिकवाली की, फरवरी में 58,988 करोड़, और मार्च लगभग आधा बीत गया है और तुम अभी तक मुश्किल से 20,000 करोड़ तक गए हैं। और डेली बेसिस पे भी देखें तो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। तो ये गिरावट की रफ्तार जो कम हुई है, उससे कुछ उम्मीद बन रही है अरुण जी आपको? देखिए, अपने को ये समझना चाहिए कि ये गिरावट आ क्यों रही है। गिरावट आ रही है जो अनसर्टेनिटी, ट्रेड सैंक्शंस, टैरिफ्स, ट्रम्प, ऑल दिस आपके ऑडियो में थोड़ी सी कोई, अरुण जी आपके ऑडियो में कोई दिक्कत हो रही है। मैं स्टूडियो डायरेक्टर से कहूँगा कि थोड़ा देखें इसमें क्या इशू है, उसको ज़रा ठीक करेंगे। इस बीच सुनील जी, ये जो मैंने आंकड़े बताए, जो एफआईज के निकलने के आंकड़े, ये अब थोड़ा सा स्पीड उन्होंने कम कर दिया है, तो इससे कुछ उम्मीद बन रही है हम लोगों को? नहीं, जरूर उम्मीद बन रही है, क्योंकि एक चीज आपको सोचना चाहिए, ये एफआईएस जब बेच रहे हैं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वो एक लंबी अवधि से रहे हैं, तो कभी भी जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बुक करके जा रहे हैं, तो वो कैपिटल को रीडिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड एक स्टॉक को बेचकर दूसरी स्टॉक खरीदते हैं, वैसे ही एफआईआईज यहाँ हमारे देश से बेचकर किसी और देश, अभी चीन का मार्केट और यूरोपियन मार्केट दोनों में इस साल देखिए बहुत छलान हुआ है। तो ऑब्वियसली एफआईआईज थोड़ा बहुत अमेरिका में लेके जा रहे हैं और थोड़ा बहुत यूरोप। और क्यों हो रहा है ये चीज? क्योंकि चीन की मार्केट वैल्यूएशन में बहुत कम हो गई थी, और अभी स्टिमुलस की बात हुई, चीन के गवर्नमेंट ने कह दिया कि अभी 5% की ग्रोथ को टारगेट करेंगे, तो उनको लगा कि ये स्टिमुलस के कारण उधर का मार्केट बहुत कम वैल्यूएशन से थोड़ी बेहतर हो सकती है। सेम यूरोप भी अभी झगड़े में फाइट करने के लिए यूक्रेन में कुछ काम कर रहा है और कह रहा है कि हम भी अपने आप मजबूत बनेंगे। तो ये जो रियलोकेशन हो रहा है ना, उसका जो तेजी कम हो रहा है, यानी कि उनको बाकी अपॉर्चुनिटीज भी उतनी नहीं दिख रही है जितना ऑलरेडी उन्होंने निवेश कर दिया। अब आने वाले दिन में, क्योंकि हमारी खबर धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लीजिए, ये लीजिए, तो वहां पे जो एक उम्मीद है बहुत गिर गया था। 5.8 जीडीपी ग्रोथ पिछले क्वार्टर का था, तो उससे बहुत गिर गया, और इस साल का ग्रोथ भी, मगर अगले साल का 6.5 बन रहा है, और जो आंकड़े अभी आ रहे हैं वो उसको सपोर्ट दे रहे हैं। सेकेंड चीज मैं कहूंगा, ये रफ्तार क्यों कम हुई है? क्योंकि हर फॉरेन की ब्रोकरेज, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, सिटी बैंक हो, जेपी मॉर्गन हो, सब लोग आज एक इंडिया के बारे में पॉजिटिव बातचीत कर रहे हैं और इंडिया को एक बाई मोड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो नेचुरली एफआईएस इनके एडवाइस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नोट्स आने लगी, तो नेचुरली जो भी उनको सोच है कि मैं यहाँ बेचकर दूसरी जगह जाऊं, बोल रहे बाई रिकमेंडेशन यहाँ पे दे रहा है, क्यों मैं बेचूं? तो ये दूसरी बात। तीसरी बात, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डॉलर इंडेक्स, अब डॉलर इंडेक्स का क्या होता है, पहले सितंबर से जब बेच रहे थे, डॉलर इंडेक्स का करीबन 102 दिन से 109 चल गया था ना। तो जब डॉलर स्ट्रेंथन होता है और हमारी करेंसी वीक होती है, तो उनको जो प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से होता है वो घट जाती है करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण। अब डॉलर घटने लगा, अभी 109 से 103 पहुंच गया। अब 103 से वापस 109 जाने की तो उम्मीद नहीं है, यानी उनको अभी इमर्जिंग मार्केट खास करके इंडिया में पैसा लगाने से करेंसी का लॉस का एक उम्मीद नहीं है। तो इस चीज के कारण आज वो पैसा निकालेंगे और कल वापस आने, तो उसमें दिक्कत नहीं। तो ये सब एक ग्रीन शूट्स, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, वो सब है, मगर ये ग्रीन शूट क्या पेड़ बनेगी, उसी पे चीज है, क्योंकि शूट्स तो है, उससे पेड़ बनने की उम्मीद है और एक कॉन्फिडेंस भी है, मगर टाइम वक्त लगेगा, क्योंकि सबके ऊपर वक्त लगेगा। हावी है एक लाल रंग की थंडर कॉल्ड ट्रम्प उनकी अनसर्टेनिटी की वजह से, राइट, कौन से देश पे क्या रेसिप्रोकल लगेगा, वो सुबह उठ के टैरिफ लगाते हैं, शाम तक उसको रिवर्स करते हैं, तो ये अनसर्टेनिटी पसंद नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि सेफ्टी जो है डेट में, अमेरिकन डेट में अभी भी 4% से ज्यादा उनको रिटर्न मिल रहा है, विदाउट करेंसी रिस्क, विदाउट डिफॉल्ट रिस्क। तो वहां से पैसा हटकर रिस्क कंट्री जैसे इंडिया में आने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मगर बाकी के जो भी ग्रीन शूट्स है वो सब अच्छी खबर दिलवा रहे हैं। अभिषेक अग्रवाल साहब,
अब भी इसको एक ग्रीन शूट के एक इंडिकेटर के तौर पे देख रहे हैं एफआईज के जाने की रफ्तार में जो कमी आई है? हालांकि मैंने जो लेंस से देखा था उसको तो सुनील जी ने एक ये कर दिया, मुहर लगा दी कि मेरा लेंस सही है। तो लक्ष्मण जी देखिए, ग्रीन शूट जो है, मैं एफआई से ज्यादा फोकस करूंगा डोमेस्टिक नंबर्स पे। और वहां पे मेरा फोकस रहेगा आईपी के नंबर पे, जो कि बेटर हो रहा है। लास्ट 3 महीने से हम देख रहे हैं कि आईपी मंथ ऑफ मंथ बेटर रिपोर्ट कर रही है। एंड रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि लास्ट 3 महीने में ये ट्रेंड बड़ा कमाल का है कि इन्फ्लेशन नीचे की तरफ, आईपी का डेटा पॉजिटिवली ऊपर की तरफ। विच मीन्स कि नेक्स्ट मंथ की जो रेट कट की पॉसिबिलिटी बन रही है और एक 25 बेसिस पॉइंट की आरबीआई की मीट है अगले महीने, तो वहां पे ये एक मुझे पॉजिटिव लग रहा है। सो ये ग्रीन शूट की पॉसिबिलिटी दिख रही है। दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि भाई अब एफआई की रफ्तार कम हो रही है, तो क्या हम समझ ले कि करेक्शन और हो गया है? मैंने पहले भी कई बार इस शो पे चर्चा की है कि हम एफआई को बार बार ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सेलिंग जो अभी से नहीं बहुत समय से चली आ रही है। ये सिर्फ ये हुआ है कि लास्ट कुछ महीनों में उनकी सेलिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा स्टीप हो गई, और करेंसी जो हमारा क्योंकि वीक हो गया, तो फ्रेश बाइंग नहीं हो रही है, वैल्यूएशन कंसर्न्स थे ही, और उसको लेके मार्केट ने एक थोड़ा सा लंप दिखा दिया, वन साइडेड लंप दिखा दिया, एक वन साइड करेक्शन दिखा दी, जिसकी वजह से सब जो है कंसर्न हो रहे हैं। बट पॉजिटिविटी ये लेने की जरूरत है कि अब जाके जो मैं एटलीस्ट अब फील कर पा रहा हूं कि मार्केट अब एक रीजनेबल जोन में आया है। निफ्टी की आप 10 साल की एवरेज ले लेंगे तो 18 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग की मल्टीपल पे ट्रेड हुआ इंडेक्स हमारा अभी आपके शो पे दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है 19.97 कुछ आ रहा है। सो हम ज्यादा कोई दूर नहीं रहे। ये पीक लेवल पे 24-25 चला गया था, जो सस्टेनेबल नहीं था, और पहले भी बहुत बार ये चर्चा हो चुकी है। 2008 के टाइम पे भी आप देखोगे तो कुछ वैसा प्रेसिडेंट था। तो घबराने वाली बात ज्यादा नहीं है। करेक्शन खत्म हो गया ये बोलना मुश्किल है, मगर अब यहां से अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की कोई भी अगर बात करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अब यहां से अगर आप थोड़ा 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 करके इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपके पैसे बनेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और ऑफ कोर्स आपको थोड़े तो सिलेक्शन पे तो गौर करना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते आप कुछ भी लेंगे। आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो सामने सामने लास्ट 4 महीने की दिख रही है कि कैसे आऊंगा ये उस पे 50-50% में मैं आऊंगा आपके डिवाइडेड हो पास। रखा है। हाँ, तो उस पे मैं आऊंगा आगे चल करके। मैं अरुण मल्होत्रा साहब, बीच में उनके ऑडियो में दिक्कत आ गई थी, फिर से जुड़ गए हैं। अरुण मल्होत्रा साहब, आपने सुना हमारे दोनों मेहमानों का, हालांकि मेरे लेंस ने जो दूसरा ग्रीन शूट के इंडिकेटर पकड़ा था वो कुछ कुछ इंडिकेशन अभिषेक अग्रवाल साहब ने दे दिए। मैं पी बहुत बार सुन रहा था आप ही लोगों से कि पी हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा महंगा बाजार है जी। एक समय पीक में ये जो है 23.61 होता था, अब ये घट करके 19.97 तक पहुंच गया है। तो ये पी का गिरना भी आप मानते हैं कि अब हो गया गिरावट, अब इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना अब नहीं दिख रही है? अरुण जी। अब मैं बिल्कुल सहमत हूँ दोनों स्पीकर से। अब ज्यादा यहाँ से गिरावट की संभावना नहीं है। अपना एक तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल आ गए हैं, पी नीचे आ गया है। इंडेक्स का अगर आप लार्ज कैप देखेंगे तो फॉरवर्ड मल्टीपल पे कहीं 18 है, विच इज वेरी रीजनेबल। दूसरा क्या है, जो एफआईआई की होल्डिंग है वो 10 साल की लोएस्ट पे है इस वक्त, 15.5% प्रतिशत के करीब है। इतनी तो 10 साल में, जबकि हमारा कंट्री अमृत काल की तरफ बढ़ रहा है, सारा ग्रोथ पैरामीटर्स अच्छे हैं, मैक्रो बहुत स्ट्रांग है, वहां पर एफआईआई की होल्डिंग होना सबसे लोएस्ट, ये दर्शाता है कि अब यहां से चलते हुए उनकी रफ्तार स्लो हो जाएगी। और दूसरा, उनका इनफ्लो स्टार्ट होगा। एग्जिट तो मैं बाद में मैं कहूंगा धीरे 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 दिस विल टर्न इनटू इनफ्लोज। और आपको जैसे ही ये ट्रम्प की अनसर्टेनिटी खत्म होगी, जो मिड अप्रैल एंड ऑफ अप्रैल में सबको क्लैरिटी आ जाएगी कि कितना बैक एंड फोर्थ हुआ है, उसके बाद से थिंग्स विल सेटल डाउन और वहां से मार्केट्स आपको तब, और जून का जो क्वार्टर आएगा ये भी मुझे लगता है काफी बेहतर होगा, प्राइमरीली क्योंकि लास्ट ईयर बेस ठीक था, नीचे था। तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट आपको ऊपर दिखेगी, और मैं आप सबसे सहमत हूं कि जल्दी ही हमें हरा रंग देखने को मिलेगा। चलिए, आपको मुंह में घी शक्कर, ये होली की और ज़्यादा शुभकामनाएं आपको दूंगा। और ये लाल रंग हट गया, हरा रंग दिखना शुरू हो गया। सुनील जी, ये आप भी बार बार ये Q4 के रिजल्ट पे कई बार हमें बताया शो में कि वो एक काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, और अरुण मल्होत्रा साहब भी यही कुछ कह रहे हैं कि ये एक इंडिकेटर होगा बड़ा। आप कितना होपफुल हैं? देखिए, मैं इसीलिए होपफुल हूँ मार्केट के बारे में कि ये एफआई की बात छोड़िए। एक्चुअली देखें तो ब्रॉडर मार्केट में गिरावट लार्ज कैप इंडेक्स से बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब उसको स्टडी करें तो एफआई तो ज्यादा उधर खेलते नहीं है।
तो इसलिए ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि आमतौर के निवेशक का एक्सपोजर ब्रॉडर मार्केट में होता है, खाली लार्ज कैप में नहीं होता है, और इसलिए उनके लिए पेन भी उतना ज्यादा हुआ है जितने के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात। और वहां पे आप थोड़ी सोच समझ से इसको एनालाइज करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि लार्ज कैप में इससे ज्यादा गिरावट होना था। इतनी एफआई सेलिंग के कारण इससे ज्यादा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हो, पोर्टफोलियो मैनेजर हो, एआईएफ वाले हो, या बाकी के जो इंश्योरेंस कंपनीज हो और बैंक्स, ये सब हो, तो इन्होंने लार्ज कैप को खरीदा, राइट? बट वो पैसा कहां से आया उनको? वो पैसा उनको एक एसआईपी बुक से 25,000 करोड़ हर महीने तो आते रहे थे, मगर उन्होंने अपने मिड एंड स्मॉल कैप हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करके वो लार्ज कैप खरीदने की कोशिश की। फिर भी क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक लार्ज कैप में बहुत है और मिड एंड स्मॉल कैप में कम है, वो 1:1 बाइंग करने के बाद भी आपको लार्ज मिड स्मॉल तीनों में करेक्शन आए। तो यानी कि मेरी ये सोच है कि डोमेस्टिक फंड में, और दूसरे आंकड़े में बताता हूं आपको कि पिछले महीने की एंड की देख लीजिए, करीबन 2.5 लाख करोड़ कैश म्यूचुअल फंड मैनेजर एयूएम, अपने जो एसेट्स अंडर मैनेजर इक्विटी स्कीम के है, उसमें 2.5 लाख करोड़ कैश पड़ा है, जो सितंबर परसेंटेज टर्म्स में देखे सितंबर में ये 3% ऑफ द बुक था। अब ये 5.2% ऑफ द बुक में बढ़ गया, यानी 2% उन्होंने अपने कैश बैलेंस को और भी बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? वही मैं कह रहा हूं, उन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप में जहां पे बहुत तेजी से स्टॉक्स बढ़ गए थे, उधर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, और फ्रेश को वो, चाहे वो थोड़ी बहुत लार्ज कैप जहां पे क्लैरिटी दिख रही है उसको खरीदा, और बाकी उन्होंने कैश में रखा है। तो मेरी उम्मीद जो आ रही है कि हरा निशान आ जाएगा, वो ये है कि डोमेस्टिक्स अपना पैसा गिने चुने मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जहां पे उनको अर्निंग्स की एक कंसिस्टेंसी और गाइडेंस की आउटलुक दिख रही है, वहां खरीदारी करेंगे, क्योंकि कैश तो हाथ में पड़ा है। तो एफआईएस की इंतजार के लिए जरूरत नहीं है। अगर डोमेस्टिक फंड मैनेजर अपना वापिस कैश बैलेंस को 5.2 से 3 लेके गए, तो मार्केट इजीली आपको हरे निशान की ओर दौड़ सकता है। तो इसलिए मैं उम्मीद रख रहा हूं कि पैसा यहाँ पे है, उनको खरीदने के लिए इनफ रीजंस। अब रीसेंट आईएपी और इन्फ्लेशन डेटा, आरबीआई की पोटेंशियल रेट कट और अप्रैल से अर्निंग सीजन, ये सब अगर अच्छे निकले तो डेफिनेटली आपको डोमेस्टिक बाइंग के कारण ही मार्केट में हरा निशान वापस शुरू हो सकता है। आपने जो बात की उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे मेरे मन में सवाल पैदा कर रहा है वो ये कि आप कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप से पैसा निकाला इन लोगों ने, जहां अच्छा आउटलुक दिख रहा था लार्ज कैप में, वहां पैसा लगा दिया। मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा थे, अब वो कम हुए हैं। तो अभिषेक अग्रवाल साहब, तो अब ये कम हुए हैं, तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में वापस से मिड कैप स्मॉल कैप में जहां से पैसा निकाला था, जब चूंकि वैल्यूएशन कम हो गए, तो वहां वापस से पैसा इनफ्लो शुरू होगा, कि लोग अब इतने डर गए हैं कि उस लिहाज से उतनी तेज पैसा नहीं डालेंगे वहां पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि आप देखोगे नए इन्फ्लोज वहां पे आएंगे, क्योंकि एक पैसे बनाने का एक रूल है कि जहां पैसे बनते हैं वहीं पैसे डाले जाते हैं। ऑफ कोर्स जब आप मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो वॉलेटिलिटी एक ऐसी चीज है जिससे आपको समझना पड़ेगा कि मेन इंडेक्स जो निफ्टी 50 हम कहते हैं, उससे ज्यादा ही वॉलेटाइल आपका इंडेक्स मिड एंड स्मॉल कैप रहेगा। और हमने देखा भी है कि किस तरह से मिड एंड स्मॉल कैप जो है वो जरूर से ज्यादा करेक्टेड है, या जितना इंडेक्स करेक्ट नहीं हुआ उससे ज्यादा तो वहां पे करेक्शन हो गई। सो कैचअप तो आएगा, कैचअप आएगा। एंड वो कैचअप में ऐसा नहीं कि मिड एंड स्मॉल कैप में क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है, बिल्कुल है। एंड ये बस एक टेम्पररी आप बोल सकते हैं ब्लिप है, जहाँ पे जहाँ रेगुलरली इन्वेस्टमेंट हो रहा था, वहां पे एक बार के लिए हॉल्ट हो गया है। एंड राइट प्राइस को लेके शायद अब एक वर्क ऑफ इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि हमें थोड़ी ज्यादा बेटर वैल्यू मिलेगी तब हम आएंगे। वरना जैसे कि अभी सुनील जी बता रहे थे, इतना बड़ा कैश पोजीशन है। अभी लास्ट मंथ की नेट इनफ्लो खाली 25,000 करोड़ की रही है डीआई की। तो वी हैव द मनी, मार्केट को सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने के लिए पैसे हैं, मगर सपोर्ट आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं तो रीजनेबल होने की जरूरत है, और जो हो भी रहा है। तो कुछ खराब नहीं है, एक हेल्दी करेक्शन एक लंबे बुल मार्केट के लिए हमेशा ही अच्छा होता है, और वही हम देख रहे हैं। वही आप देख रहे हैं। अरुण मल्होत्रा साहब, ये जो इन्होंने कहा कि अभी अब जाके धीरे धीरे वैल्यूएशन में करेक्शन आ रहा है और ये हेल्दी मार्केट के लिए अच्छा है, तो यहाँ से जब लोग पैसा डालना शुरू करेंगे, जो 5% का आंकड़ा दिया इन्होंने कैश रेशियो का, बड़ा इंपॉर्टेंट सा आंकड़ा है, वो पैसा जब डालेंगे तो कहाँ डालेंगे, कहाँ पे ये गुंजाइश आपको दिख रही है? तो मैं एक पहले आंकड़ा देना चाहूंगा कि हम हमेशा एफआईआई की सेलिंग की बात करते हैं
अक्टूबर से उन्होंने करीब $25 बिलियन का मोटा मोटी माल बेचा है। और अगर आप म्यूचुअल फंड इनफ्लोज देखें वो $22 बिलियन है। तो करीब आमने सामने दोनों बराबर से हैं। और दूसरा, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि अभी कैश लेवल्स करीब 6-6.5% है, जो 3-3.5% हुआ करते थे। तो यहां से वैल्यूएशन नीचे आ गई है, कैश लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो कोई चारा नहीं है, म्यूचुअल फंड उसको इसमें इन्वेस्ट करेंगे और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। जहां सवाल रहा कि लार्ज कैप वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप, मुझे लगता है मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी होता क्या है, मिड कैप स्मॉल कैप जब नीचे आती है तो लार्ज कैप में भी कोलेटरल डैमेज तो हो ही जाता है। तो जो लार्ज कैप भी नीचे आए हैं, मे बी कम आए हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, और जहां ग्रोथ की विजिबिलिटी या सर्टेनिटी बिल्कुल पक्की है, वहां पर पहले इंक्रीमेंटल पैसा आएगा। स्मॉल मिड कैप अभी मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि लोगों ने जो भाव देख लिए हैं, एक बार एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर का उनका माहौल आ गया माइंड में स्मॉल और मिड कैप को लेके। तो इंक्रीमेंटल मनी लार्ज कैप से स्टार्ट होगा। और मुझे एक और लक्ष्मण जी यहाँ पॉइंट कहना चाहूंगा, ये जो हम हरा हाँ रंग हाँ देखने सब कह रहे हैं कि हरा रंग आएगा, इसमें पॉलिसी मेजर भी एक बहुत बड़ा बूस्ट है। जो इंटरेस्ट कट होंगे, इन्फ्लेशन रीजनेबल लेवल पे आ गया है, तो मॉनेटरी ईजिंग इंडिया ने भी करी है और भी करेगी। प्लस सेंट्रल बैंक से एक बार जब ट्रम्प फैक्टर सेटल हो जाएगा, तो ग्रोथ तो सबको चाहिए। तो ग्रोथ लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको मॉनेटरी ईजिंग या एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे। दैट्स वन। और सेकंड, इंडिया ने जो हमारे अभी बजट में पॉलिसी मेजर्स दिए हैं, सबके कंजम्पशन बूस्ट दिया है बाय लोअरिंग द टैक्सेस। आई थिंक उसका आपको कहीं ना कहीं अगले साल में जब सबकी टैक्स कंपटीशन कम हो जाएगी और हाथ में ज्यादा पैसा आ जाएगा, जब सबको दिखने लगेगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक कंजम्पशन बूस्ट आएगा ही आएगा। और तीसरा, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बूस्ट तो आ ही रहा है। तो मुझे लगता है हरे होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, एंड वेरी सून आपको हरा रंग दिख जाए। बेस्ट पार्ट ये है कि आपने ऐसे कई सारे फैक्टर बताए कि जो अगर सिर्फ ट्रम्प फैक्टर को छोड़ दें तो बाकी फैक्टर डोमेस्टिक फैक्टर हैं, वो संभालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो अपने हाथ में होता है। और इसकी शुरुआत बजट से हो गई, फिर आरबीआई के नए गवर्नर आए, उससे शुरुआत हो गई, और अभी कई सारे गवर्नमेंट के इंडिकेशन है, कई सारे हम लोग ऐसे रिफॉर्म मेजर करेंगे जो गवर्नमेंट के लिए भी एक टेंशन रहता है अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आता है तो। सुनील सुब्रमण्यम साहब, ये हम लोग एफआई को अब डिस्काउंट करके चल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर से यही है कि अगर आप दुनिया भर के बाजार को देखें, क्योंकि आपने एक समय में आंकड़ा दिया था कि दुनिया भर के बाजारों में भारत का जो बाजार है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे महंगा हो चुका है, लेकिन अब जो ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पर नहीं, 5वें-6ठे नंबर पर चला गया है। तो अब तो एफआईज को लग रहा होगा ठीक है, जब अपने काम लायक वहाँ बन गया माहौल, अब चला जाए वापस, घर वापसी तो नहीं, विदेश वापसी किया जाए। नहीं, सी बात यह है कि जो भी पैसा अमेरिका से बाहर निकलेगा उसमें इंडिया का हक बनता है और हमको शेयर मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि आज एफआईआई अमेरिका से पैसा बाहर नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि उधर उनको डेट फ्री रिटर्न 4% मिल रहा है ना, रिस्क फ्री रिटर्न गवर्नमेंट से मिल रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर में बॉन्ड्स में निवेश किया तो और से थोड़ा मिल सकता है। तो प्रॉब्लम अभी इंडिया का नहीं है। मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम इंडिया का ये है कि अमेरिका से एफआईएस कब बाहर एक्टिवली देखेंगे, और उसके लिए मैंने कहा डॉलर इंडेक्स एक खबर है। सेकंड, यूएस में ये ट्रम्प सेशन की बात हो रही है, अभी आपने सुना होगा, क्योंकि ट्रम्प ने कहा हाँ जी रिसेशन हो सकता है बिफोर अमेरिका मेक अगेन ग्रेट अगेन होने के बाद, सोने के पहले। तो इसीलिए अगर वो एक रिसेशन का माहौल ये टैरिफ के कारण और इस चीज के कारण आता है, तो शायद रेट कट का भी माहौल हो सकता है। अगर रेट कट का माहौल आ गया 3-4 महीने में, तो डेफिनेटली वो एफआईएस को बाहर इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करेगा। तो मेरा मानना है कि इंडिया का रिलेटिव पोजीशन आप देखें पहले। एक बीच में आपको रोकूंगा, एक बीच में रोकूंगा सुनील जी, कि अगर यूएस में रिसेशन आता है, चूंकि ट्रम्प खुद इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं कि रिसेशन आ सकता है जी, और कई सारे इकोनॉमिस्ट इस चीज को कह रहे हैं, अगर यूएस में रिसेशन आता है तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर टेंशन है? तो इंडिया इकोनॉमी की बात कर रही है या इंडिया मार्केट की बात कर रहे हैं? इंडिया मार्केट की बात कर रहा हूं। इंडिया इकोनॉमी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट्स तो ग्रो करना ही है, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि तब इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे
और लिक्विडिटी भी, क्वांटिटेटिव ईजिंग भी बढ़ेगी अमेरिका को रिसेशन से वापस ग्रोथ पे लाने के लिए। वो लिक्विडिटी का खबर और लोअर इंटरेस्ट रेट की खबर इंडिया जैसे मार्केट में निवेश करने के लिए अच्छी खबर है। तो वो बात है। मगर क्या है कि इनिशियली जब रिसेशन का नंबर आता है तो एक रिस्क ऑफ ट्रेड होता है, क्योंकि मार्केट पहले से हमने रिस्क ले लिया, अभी वो रिस्क से डरे, फिर धीरे धीरे जो चीज मैंने कहा वो होकर अल्टीमेटली वो मार्केट के लिए पॉजिटिव टर्न आउट होगा। ठीक है, अब जो मैं लेंस में जो मेरा चौथा उम्मीद का किरण दिखा था, आपके पास आऊंगा अभिषेक अग्रवाल साहब, वो दिखा था एडवांस डिक्लाइन रेशियो। मैंने 4 महीने का आंकड़ा निकाला, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च अभी का। तो मैं देख रहा हूं कि दिसंबर में वो 1 से नीचे था, जनवरी में और ज़्यादा नीचे चला गया, फरवरी में तो और नीचे चला गया, मार्च में देख रहा हूँ अभी वो 1% से ऊपर तक का चल रहा है, मतलब एक फेवरेबल एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिख रहा है। तो ये आप कितना इसको पॉजिटिव साइन मान के चल रहे हैं अभिषेक? इसमें लक्ष्मण जी हो ये रहा है कि अब जो क्वालिटी जो है ना वो डिवाइड बड़ी क्लियर दिखेगी कि नॉन क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी, ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन, हाई वर्सेस लो। तो ये जो आंकड़ा आप देख रहे हो 4 महीने से, इसका मतलब क्या है कि 4,500 स्टॉक में से 50% ऑफ दैट स्टॉक जो है वो पॉजिटिव की तरफ दिख रहे हैं और बाकी 50% नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली हुआ। तो ट्रेंड ये कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पे आगे प्ले करना है मार्केट में, तो क्वालिटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो ही आपको समझना पड़ेगा, आप ब्लाइंडली कुछ भी नहीं ले सकते। और जिन्होंने ये सोचा कि मार्केट एक तरफा जा रहा है, और सब एक तरफा जा भी रहा था, ऐसी बात नहीं है। आप कुछ भी देखते हैं पीएसयू में, आप कोई भी देख लेते, रेलवे, डिफेंस, आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, वहां पे एक अंधाधुंध तेजी बनी हुई थी। बट अब जो ये करेक्शन आया, इसमें आप ये देख रहे हो कि नाउ दिस इज गोइंग टू डिवाइड मैन वर्सेस बॉयज वेरी क्लियरली। एंड अब यहां से जब हम नई तेजी देखेंगे मार्केट में, तो ये बेनिफिट रहेगा एज अ निवेशक को कि अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी का पोर्टफोलियो खुद बनाया है या ऐसे अच्छे फंड्स में डाला हुआ है, तो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलेंगे। तो मार्केट में और कुछ हो नहीं रहा, जो हमेशा होता आया है वही हो रहा है। वीड और शाफ्ट को डिवाइड किया जाता है और वही हो रहा है। बिल्कुल। अरुण मल्होत्रा साहब, एक क्वालिटी स्टॉक की बात अभिषेक अग्रवाल साहब ने काफ़ी जोर देकर कहा कि जो अच्छे हो रहे हैं वो थोड़े से क्वालिटी स्टॉक है। मैं बड़ा बेसिक सा सवाल पूछता हूं कि अगर कोई शख्स खुद लैपटॉप पे बैठ जाए और लैपटॉप पे बैठ के देखना शुरू करे कि भाई मुझे आज क्वालिटी स्टॉक छांटने हैं, तो वो पैमाना क्या क्या उसको रखना चाहिए? बजाय इसके गवर्नमेंट की पॉलिसी को छोड़ दीजिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट को छोड़ दीजिए, वो सिर्फ बाकी फार्मूले के आधार पर, जिसको क्वांटिटेटिव फार्मूला कह सकते हैं, उससे छांटना चाहे तो क्या देखना चाहिए? और एक सवाल और इसी के साथ कि आपको ये कहाँ दिख रहा है, सेक्टर वाइज ज़्यादा बेहतर होगा बताना आपके लिए। देखिए, ये थियोरेटिकल सवाल है, आपको इजी मिल जाएगा बुक्स में भी, बट हमारा एक्सपीरियंस जो है ना वो नहीं, एक्सपीरियंस का आधार बताइए। थ्योरेटिकल तो बहुत लोग गूगल करके पढ़ लेंगे, एक्सपीरियंस का आधार बताइए। एक्सपीरियंस का हमारा ये कहता है कि सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस का प्रोफाइल, बिजनेस में कोई इकोनॉमिक मोट है कि नहीं है, कोई यूनिकनेस है कि नहीं है, कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि नहीं है। दैट इज नंबर 1। कोई इकोनॉमिक मोट होना चाहिए जिससे उसकी कंपिटिटिव पोजीशन हमेशा स्ट्रांग रहेगी। दैट इज नंबर 1। सेकंड, कैपेबल एंड एबल मैनेजमेंट। क्या उसके पास ऐसी मैनेजमेंट है जो अच्छे बिजनेस को अच्छी तरह रन कर सकती है या अच्छे बिजनेस को मेस बना के खराब कर सकती है? और अच्छी मैनेजमेंट होगी तो वो जो एवरेज बिजनेस है उसको भी एक सुपरस्टार बना देगी। तीसरा, कैपिटल एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, या बैलेंस शीट, कि आदमी डेट इक्विटी का मिक्स कैसे लेके अपनी एक मशीन होती है साहब, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैसे ज्यादा निकाल रहा है, कैसे ज्यादा निकाल। ये आपने बड़ा सा रिटर्न ऑन इक्विटी एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा मुद्दा है जो हर बार मैं आप लोगों के मुंह से सुनता ही रहता हूं, आप लोग कई बार सजेस्ट करते रहते हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब, ये जो फार्मूला बताया मोटा मोटी आप लोग यही फार्मूला अपनाते होंगे या फिर आप कुछ और चश्मे से देखते हैं? ये जो है टेक्स्ट बुक है और एक्सपीरियंस है, यही दोनों मिलाकर उन्होंने सही कहा, यही देखते हैं। मगर मैं अल्टीमेटली ये सब बॉइल डाउन करके एक ही चीज के ऊपर मैं फोकस करूंगा कि क्या है, मार्केट को जो चीज पसंद नहीं है वो अनसर्टेनिटी है, और क्वालिटी होता है जो सर्टेनिटी दिलवाता है। यानी वो एक कंपनी की ग्रोथ में वो कहते हैं कि इतना होगा, कंसिस्टेंटली वो डिलीवर करते हैं ना, वही होती है क्वालिटी। ओके, और पिछले
साल में बिफोर दिस करेक्शन, ये सितंबर से करेक्शन हुआ उससे पहले आप देखिए तो मार्केट मोमेंटम को फेवर कर रही थी, क्वालिटी को नहीं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में क्या होता है कि अर्निंग्स ग्रोथ से बेहतर वो स्टॉक प्राइस बढ़ रहा था, क्योंकि हवा ऐसी चल रही थी। अब वो हवा निकल गया। अब जब फोकस बैक ऑन क्वालिटी कह रहे हैं, बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो ईपीएस ग्रोथ कंपनी प्रोजेक्ट करती है और डिलीवर करती है, पास्ट में देखना चाहिए, तब उसकी शेयर प्राइस भी उसी रेट पे बढ़ेगी। ये कॉन्फिडेंस होता है, वही होता है क्वालिटी। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं। नहीं, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा और एक्शनेबल पॉइंट की बात करें तो अभी के बाजार के मौजूदा हालात में कुछ सेक्टर, अभिषेक अग्रवाल साहब, जो आपको लगता है कि वाकई वहाँ पे क्वालिटी स्टॉक्स ज़्यादा मिल पाएंगे। और मैं देख रहा था एडलवाइस के एक रिपोर्ट जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विस, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी जैसे सेक्टर पर खास फोकस कर रहे थे। आप लोगों का असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, क्वालिटी की जब आप बात कर रहे हैं तो ये कोई पर से ऐसा नहीं है कि ये एक्स सेक्टर में ही आपको मिलेगा। हर सेक्टर के अंदर में आप देखोगे तो आपको लीडर्स मिलते हैं उस मार्केट के, प्लस उसमें और भी आपको प्लेयर्स मिलेंगे। एंड उस तरह से अगर आप देखोगे बास्केट में, तो ये एक्चुअली, अगर ऑनेस्टली आप मुझे कहेंगे लक्ष्मण जी, तो डिफिकल्टी जो है ना, वो क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढने की नहीं है, बल्कि हम में से सबको मालूम है कि क्वालिटी स्टॉक्स कहाँ है। प्रॉब्लम है लेने की, वो डिसिप्लिन नहीं आता है, क्योंकि हमें हमेशा ये लगता है कि क्वालिटी स्टॉक लेंगे ना तो वहां पे ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे। आप क्या बनाओगे एशियन पेंट्स में, एचडीएफसी में, या फिर आईटीसी में, या हिंदुस्तान लीवर में, और ऐसे और 50 नाम। तो हमेशा ये लगता है कि नहीं, मैं कुछ ऐसा स्टॉक लेता हूं जो मुझे एक साल में डबल कर दे। तो ये जो ग्रीड है ना, ग्रीड वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमें क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाने में या उसे मेंटेन करने में। और जब तेजी का मार्केट आता है ना, तो वहां पे क्वालिटी स्टॉक्स निकलना शुरू हो जाते हैं और कचरा भर जाता है। और फिर जब ऐसा करेक्शन आता है तो वापस हम लोग फंडामेंटल बेसिक्स में चले जाते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आपको सेक्टर ढूंढने की जरूरत है इन सारे क्वालिटी स्टॉक के ढूंढने में। लेकिन ये जो ग्रिड आपको बस एक ग्रिड की बात डिसिप्लिन आपने चाहिए। कही ना, अभिषेक साहब, जो आपने ग्रिड की बात की ना, दरअसल अब तो वो ग्रिड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों ने देख रखा है कि हमारा शेयर तो जो लेते थे और 6 महीने में डबल हो जाते थे, अब तो गिर गया नीचे, तो फिर से वापस तो जाएगा ही जाएगा। अरुण मल्होत्रा साहब, आपके पास लोग आते हैं कि नहीं ऐसे पूछने वाले कि इतना तो गिर गया जी, अब वापस से जाएगा क्या हमारा शेयर 2-3 महीने पुराने स्तर पर? में ये होता है आजकल, जो क्वालिटी जिसके पास स्टॉक है वो जब नीचे आता है तो वो और खरीदता है। बट अगर किसी टिप पे अच्छा। या कोई कंपनी बेकार सी खरीदी हुई है और जब नीचे 40%, 50%, 60% आ गई, तो सबसे बढ़िया होता है उसको ये नहीं पता अब इसको और खरीदूं या इसको बेचूं। तो अच्छा। इसलिए हमेशा क्वालिटी में फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है एक फैक्टर और रह गया, रेट ऑफ चेंज। हम्म। जैसा अभिषेक जी ने लार्ज हम्म। कैप कंपनीज करी, कहीं कहीं कंपनी जैसे हिंदुस्तान लीवर है, क्वालिटी है, सारे पैरामीटर्स पे टिक होंगी, बट 5 साल से उनमें कोई रिटर्न नहीं है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज, प्रॉफिटेबिलिटी वहां पर फ्लैटिश है। आप देखेंगे प्रॉफिट फ्लैट है। तो ऐसी कंपनीज में एक रेट ऑफ चेंज जरूर देखना चाहिए कि आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम अर्निंग्स में कहाँ है, और जो स्टॉक प्राइस होगा दैट विल ऑलवेज फॉलो दी अर्निंग्स रेट ऑफ चेंज। बाकी ये आपने आपने सेक्टर्स सही की कहा। बात करी। हाँ जी, सेक्टर्स की हाँ, बात बोलिए। करें, हाँ, बोलिए अपने। सेक्टर्स में मुझे लगता है दो चीजें देखनी चाहिए। आप कोई भी रेवेन्यू को अगर आप सेग्रीगेट करेंगे तो एक होता है प्राइस और एक होता है वॉल्यूम। भाई कितना बिक रहा है माल और किस प्राइस पे बिक रहा है। अगर किस सेक्टर में दोनों चीजें बढ़ रही हैं वो बेस्ट सेक्टर है, किसी चीज में एक चीज बढ़ रही है जिसकी आपकी सर्टेनिटी है वो बेटर है। तो मुझे लगता है टेलीकॉम, टेलीकॉम का यूसेज, डेटा सेंटर, टेलीकॉम से जितने भी एंसिलरी चीजें हैं, कितने डेटा सेंटर आ रहे हैं, सबका डेटा यूसेज आ रहा है, एक वो सेक्टर है। दूसरा आईटी में, जबकि जो भी यूएस में हो रहा है H1 पे आएगा, कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा, मुझे लगता है आईटी इज एन एनेबलर। एआई का काफी हाइप क्रिएट हुआ है, एआई जॉब्स नहीं लेगा, ये सर्विसेज कंपनी ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। तो एक आईटी ऐसा सेक्टर है जो 2-3 साल से सबड्यूड था, जहां नंबर ऑफ डील्स और साइज ऑफ डील्स लिमिटेड था। मुझे लगता है वहां पे प्राइसिंग भी इंक्रीज होगी और नंबर ऑफ डील्स विच इज वॉल्यूम वो भी इंक्रीज होगा। और तीसरा एक ऑल टाइम फेवरेट सेक्टर होता है बैंकिंग। मुझे लगता है बैंकिंग विल डू वेल। एंड पॉलिसी में भी देखें तो कहीं ना कहीं ईजिंग, लिक्विडिटी ईज करनी शुरू कर दी आरबीआई ने। दीज आर अर्ली साइंस दैट दिस सेक्टर विल एक्चुअली डू वेल इन द फ्यूचर।
हालांकि बैंकिंग की आपने बात की तो सुनील सुरवणम साहब खुश हो रहे होंगे, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से ये बैंकिंग की वकालत कर रहे थे हमारे शो में आकर के। लेकिन आईटी की जो बात आपने की ना, उस पर लोगों की राय अलग अलग रहती है, और एक आम दर्शक होने के नाते कई बार लगता है कि वाकई आईटी में वो फ्यूचर है क्या, चूँकि एआई सबसे बड़ा कंसर्न है, उधर से ट्रम्प साहब एक दूसरे बड़े कंसर्न है। इस पर मैं चर्चा करूँगा, आप लोगों से राय लूँगा इस पर, लेकिन अभी फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, फिर आगे चर्चा करूंगा इस मुद्दे पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि बाजार से लाल रंग कब छूटेगा और हरा रंग कब इस पर आएगा। हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं। अब ब्रेक पे जाने से पहले अरुण मल्होत्रा साहब ने एक मुद्दा उठाया कि 2 सेक्टर को लेकर उन्होंने आशा जाहिर की कि वहाँ बेहतर संभावनाएं दिख रही है। उनमें से एक था आईटी और दूसरा था बैंकिंग सेक्टर। आईटी सेक्टर को लेकर मैं अभिषेक अग्रवाल साहब के पास आऊँगा, लेकिन बैंकिंग को लेकर सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी, आप पिछले हमें लगता है 2-3 महीने पहले से आप हमारे शो में बार बार कह रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर ऐसा है जहाँ पे आपको यहाँ से फ्यूचर दिख रहा है। तो अभी इस स्टेज पर बैंकिंग सेक्टर को लेकर आपकी राय वही है या फिर उसमें कोई बदलाव आया है? नहीं, राय तो वही है। 2-3 चीज के कारण। एक ये है कि वैल्यूएशन के तौर पर अभी भी रीजनेबल है। अर्निंग्स का सीक्वेंशियल ग्रोथ अभी भी अच्छी थी जो क्वार्टर बीती हुई थी। सेकंड चीज क्या है कि मुझे जो 1 लाख करोड़ की गिव अवे जो गवर्नमेंट ने किया है बजट में, वो अप्रैल से लोगों के हाथ में आएगी। उसका 2 ही इस्तेमाल होगा, या वो ईएमआई की एक्सपेंशन से आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, घर, गाड़ियां खरीदें, तो ईएमआई के लिए लोन्स के थ्रू बैंक्स के लिए अच्छी होगी, या फिर सेविंग्स में होगी, जहां पे भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जैसे एएमसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्रोकिंग, तो इनको वो पैसा मिलेगा। तो ये इमीडिएट आउटलुक फॉर ग्रोथ इन बिजनेस अच्छा दिख रहा है। थर्ड, आरबीआई की सपोर्टिव पॉलिसीज, क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन घट रहा है तो रेट कट आएगी, तो वो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी है। और सेकंड चीज ये है कि आरबीआई लिक्विडिटी की भी जो मसले हैं उसको भी सॉर्ट आउट कर रही है। अभी मार्च में एडवांस टैक्स की ये आएगी, तो आरबीआई ने ऑलरेडी लिक्विडिटी इन्फ्लेशन शुरू कर दिया। तो एक बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट बन रहा है इसमें, और इसलिए मेरी व्यू ओवरऑल। और मैं जब भी आप बैंकिंग सेक्टर कहते हैं ना, मैं उसको बीएफएसआई सेक्टर कहूंगा, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि बैंक में ही आपको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मगर एनबीएफसी में मैं इसको शामिल करूंगा, गुड क्वालिटी एनबीएफसी। और जैसे मैंने कहा, जो पैसे को उठाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, लेंड नहीं करते हैं मगर इनफ्लोस को अट्रैक्ट करते हैं। तो ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस में मेरे लिए फाइनल में पॉइंट कहूंगा कि ये इंसुलेटेड फ्रॉम ट्रम्प टैरिफ्स है। बैंकिंग सेक्टर में कोई टैरिफ की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस सेक्टर है, उनकी ग्रोथ डोमेस्टिक चीजों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस उस पर ज्यादा है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ट्रम्प प्रूफ सेक्टर है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर को लेके एक जो कंसर्न अभी हाल के कुछ दिनों में सामने आया है, वो है इंडसइंड बैंक को लेकर के। इंडसइंड बैंक में जो कुछ हुआ, ये सिर्फ इस बैंक तक सीमित आप मान रहे हैं या फिर पूरे सेक्टर के लिए एक सिस्टमिक रिस्क आप इसको देख रहे हैं? नहीं, ये मैं स्पेसिफिक बैंक का एक गवर्नेंस का इश्यू था, क्योंकि जब आरबीआई ने सर्कुलर निर्मित किया, उन्होंने अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज नहीं किया, और उसमें मैं कहूंगा कि थोड़ी लापरवाही थी उनके आप। और ये भी चीज देखिए कि आरबीआई ने अनाउंस किया 1 अप्रैल से, तो सितंबर में ही उनको पता लगा, मगर मार्च में ही उन्होंने डिस्क्लोज किया। तो ये मेरे लिए गवर्नेंस का इश्यू है कि जब सितंबर में आपको पता लगा, तो तभी तुरंत आपको बताना चाहिए कि ये चीज है। 6 महीने और रुके, और अब भी बता रहे हैं कि और 3-4 महीने ऑडिटर की वक्त लगेगी कि सही प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे लिए इनका जो हैंडलिंग था, उसमें एक चीज है। अब आरबीआई ने इंस्टीट्यूट किया कि सभी बैंकों के ऐसी पोजीशन को स्टडी करें, बट मेरे ख्याल में, मैं 20 साल बैंकिंग में था, एसेट मैनेजमेंट आने से पहले, तो 2 डिकेड्स के हूं मैं, तो सभी बैंक में ये सही तरह से मैनेज करते। ये कैसे यहाँ से फिसल गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे लिए ये खाली लोकलाइज प्रॉब्लम है, ये एक सिस्टमिक वाइड प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है। चलिए, तो ये कंसर्न आपने यहाँ पे बिल्कुल साफ किया है। अभिषेक अग्रवाल साहब, आईटी, जो अरुण मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि आईटी को लेके आप भी उत्साहित हैं कि नहीं, अभी भी थोड़ा सा सशंकित हैं उस पर? मेरा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिव व्यू है। पहली बात ये है कि जो एआई है ना, वो रियल है, और मैं तो खुद अपस्किलिंग कर रहा हूँ। लास्ट 1 महीने में बहुत सारे कोर्सेज कर लिए और समझ रहा हूँ कि रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, और वो सब रियल है। सो जॉब नहीं जाएगी, मुझे नहीं लग रहा है। जॉब तो पक्की जाएगी। इंडिया का जो आर्बिट्राज था, लेबर आर्बिट्राज, जो अमेरिका और इंडिया के बीच में हम यहाँ पे सारे डेटा सेंटर, कॉल सेंटर बना के
अमेरिकन को बेच रहे थे, वो मुझे नहीं लग रहा कि आगे कंटिन्यू होगा। एआई बहुत सारे जॉब्स जो ले जाएगा, और अभी खुद जो ट्रम्प है वो फोकस कर रहे हैं कि भाई जब अमेरिका में टैलेंट है तो वहां के लोकल टैलेंट को हायर करें। और पहले कॉस्ट लोगों की लग रही थी, अब जब लोग ही कम हो जाएंगे और आप हाई स्केल एफिशिएंसी देख रहे हो, तो फिर क्या रीजन है कि कोई जो है आप कोई दूसरी कंट्री में उसे आउटसोर्स करो। दूसरी बात है, चाइना का डोमिनेंस अब देखिए, उन्होंने अभी रिसेंटली जैसे कि डीपसीक को रिलीज किया है, उसके बाद हाहाकार मच गया पूरी दुनिया में, क्योंकि अब आपके पास एक चैट जीपीटी नहीं है, एक डीप सीक है, इसके अलावा और 4 नाम होंगे। तो मेन कमर्शियल यूज केस के अंदर में आप देख रहे हो कि कैसे हर जगह पे ये प्ले आउट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन चल रहा है आईटी इंडस्ट्री में। ट्रेडिशनल आईटी कंपनियां मुझे नहीं लगती कि अपना मार्जिन जो है वो मेंटेन कर पाएगी। आपको डेफिनेटली छांटना पड़ेगा ऐसे कंपनीज को जहां पे आपको पता है कि उनकी खुद की वो मोट है, निश है, और वो ये फ्यूचर वाली जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो है डेफिनेटली देखना चाहिए। कुछ भी आप नहीं ले सकते, इंडेक्स में जो करेक्शन है और जो स्टीप डिफरेंस देख रहे हैं कि आईटी इंडेक्स इतना जबरदस्त करेक्ट कर गया वर्सेस निफ्टी, ये यही दर्शाता है कि द प्रॉब्लम इज रियल, एंड इसका निवारण यही है कि आपको जो है आपका स्टॉक सिलेक्शन सही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग एआई का कितना इस्तेमाल करते हैं, कितने बड़े पैमाने पर, कितना सक्सेसफुल रहता है आप लोगों का? वैसे पूछ रहा हूँ, एक्सपीरियंस क्या है आपका, मतलब आईटी सेक्टर स्टॉक को छोड़ दीजिए। तो हम लोग के पास एआईएफ में हम स्टार्टअप फंड भी करते हैं, जहाँ पे मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। एंड क्योंकि हमारा काम अर्ली स्टेज स्टार्टअप के साथ ही जुड़ना रहता है, तो वहां पे जो देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली एक यूज केस जो आज आप मान के चलिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ जी मैं यूज कर रहा हूँ, आप बोलेंगे मैंने अभी तक समझा नहीं है, 1 साल के बाद अब इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं वो सब कुछ ना कुछ यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ये एकदम नेसेसरी हो जाएगा। और आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लीजिए, उसमें एक साइड में जो है, आप व्हाट्सएप निकाल के देखिए, उसमें भी आपको दिखेगा कि वहां पे भी एक एआई लगा रखा है। आप उसको यूज करेंगे तो जिस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा आप शॉक हो जाओगे। लोग यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो अभी भी ट्रेडिशनल वे में ऑपरेट कर रहे हैं, बट वो सिस्टम में आ चुका है। सो इट इज जस्ट अबाउट नाउ हु इज गोइंग टू यूज इट फर्स्ट एंड हु इज गोइंग टू यूज इट बेटर, ताकि जब एक बार आपको एप्लीकेशन के बारे में समझ में आ जाए तो आप यूज करोगे। गूगल की तरह जी, आप गूगल क्यों यूज करते हो? क्योंकि आपका सुनील जी, हैबिट हो आप गया है। यूज करते हैं कि नहीं एआई? सुनील जी, आप यूज करते हैं एआई? हाँ बिल्कुल, एआई के बिना तो काम नहीं चलता है, क्योंकि एक है स्पीड ऑफ डूइंग अ रिसर्च, स्पीड ऑफ डूइंग जो भी काम है वो एकदम घट जाती है। तो टाइम सेव्ड इज ह्यूज बेनिफिट इसमें, नंबर वन। और सेकंड चीज ये है कि आप सिनेरियोस बिल्डिंग का, पहले तो हर सिनेरियो को बन के एक मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन करके ये करा के अब झट में कर देती है, वो फैंटास्टिक। तो ये एआई का जो है रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इक्वल है। और मैं समझता हूँ आप सीएनबीसी आवाज में भी अभी जो आंकड़े स्क्रीन में दिखाते हैं ना, उसको भी आप एआई में डाल के देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह की आपको नहीं नहीं, अच्छी बात आपने बताई, हमारी टीम कोशिश करेगी। और मेरा मानना है कि ठीक है, एआई से अगर समय बचता है तो आप इस्तेमाल करिए, उस समय को यूज़ किसी और प्रोडक्टिव काम में किया जाए। एक ज़माना था जब कंप्यूटर के इस्तेमाल को लेकर सब लोग सवाल उठाते थे, कंप्यूटर आया, चीज़ें काफ़ी आसान हुई, फिर दूसरे सेगमेंट में लोग गए। अरुण महत्रा साहब, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि अभिषेक जी इस व्यू से सहमत है नहीं, उनको आईटी सेक्टर को लेकर थोड़े से आशंका, थोड़े ने बहुत गहरी आशंका है कि वो इतना अब ग्रो नहीं करेगा, उनके मार्जिन पर असर पड़ेगा जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनियां। देखिए, आईटी में सिलेक्टिव होना पड़ेगा, प्योर सर्विसेज कंपनी नहीं। सिलेक्टिव का मतलब क्या है? प्रोडक्ट सिलेक्टिव का मतलब कंपनीज, क्या है, समझाइए। काफी प्रोडक्ट कंपनीज भी हैं आईटी में। काफी कंपनीज ऑलरेडी एआई और डेटा में काफी आगे चल जा चुकी है। तो वहां कहीं ना कहीं आपको देखिए होता क्या है, ये मेरे को लगता है, अभी भी मैंने एआई भी, परसों भी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था एआई की, मुझे लगता है इट इज स्टिल एट अ वेरी एक्सप्लोरेटरी स्टेज, वेरी अर्ली स्टेज। इतना डिसरप्ट, जैसे ईवी था, लोग कह रहे थे ईवी आएगा डिसरप्ट हो जाएगा, सारी नॉर्मली कारें करना बंद हो जाएंगी। लास्ट 6 इयर्स में अगर आप देखेंगे तो जहां जहां सब्सिडी हटाई गई वहां वहां ईवी की सेल कम हो गई। इसी तरह एआई को अभी एज ए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, एज ए वैलिडेट होना छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए आई थिंक अभी भी काफी दूर है। अगले 5-6 साल मुझे नहीं लगता कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स हैं वहां कहीं ना कहीं मेजर इम्पैक्ट आएगा। और ये जो इन्फोसिस कंपनी लाइक बड़ी बड़ी हैं, दे हैव ह्यूज कैश लेवल्स। मुझे लगता है जहां पर भी कहीं प्राइस नीचे आएगा आपको बायबैक्स आएंगे, एंड दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन द न्यू टेक्नोलॉजीज। सो उनको अंडर एस्टिमेट करना कि वो प्योर आर्बिट्राज या लेबर आर्बिट्राज है, मैं इससे थोड़ा डिफर करूंगा।
डिफर करते हैं, ठीक है, डिफर करना चाहिए। शो इसलिए करते हैं ताकि हर लोगों के अपने अपने व्यूज़ आएँ और दर्शक अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं उनसे समझ के अपना फैसला लें। लेकिन हमारा काम होता है सारे पक्ष को रखना, और बखूबी अभिषेक जी और अरुण जी आप दोनों लोगों ने रखा। सुनील जी, एक इन्होंने चलते चलते एक जो बात कह दी ना अरुण मल्होत्रा साहब ने, वो मैं इस पर काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ पिछले कई हफ्तों से, वो है ईवी को लेकर के। वो ईवी एज सच ईवी नहीं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से एक दबाव लगातार बन रहा है कि ईवी पे आप इंपोर्ट ड्यूटी घटा दीजिए और घटा दीजिए, तो जाहिर तौर पे हमारे यहाँ कई कंपनियां हैं जो ईवी बनाती हैं। जब इंपोर्ट ड्यूटी घट जाएंगी तो उन कंपनियों की हालत तो बड़ी ख़राब हो जाएगी। और किसी ने मुझे एक उदाहरण दिया कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में जब इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई थी तो स्थिति ये हुई कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया अपना खुद का जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता था ऑटो का, कुछ सालों में ही वो पूरा इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गया वो। तो वो खतरा कितना बड़ा भारत में है? नहीं, जरूर है, क्योंकि एक तरफ ईवी में प्रॉब्लम है चाइना की बढ़त। जैसे अभिषेक जी ने आईटी और एआई के बारे में कहा, आप बीवाईडी चाइना से जो है और उसकी गाड़ियां देखे कंपेयर टू द बाकी, जमीन आसमान का फर्क है, राइट। तो बिल्कुल। चाइना से भी ईवी का बहुत बड़ा एक डंपिंग का थ्रेट है। और इसमें क्या है कि अभी कोई स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र या किसी ने एक ड्यूटी भी लगा दिया ईवी के ऊपर, कल या परसों या आज। महाराष्ट्र ने। हाँ, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने। वही कह रहा हूँ कि क्या है ना ईवी में। और एक बात भी सोचिए, ये ईवी को हम ग्रीन समझ रहे हैं, वो सचमुच में ग्रीन नहीं है, क्योंकि उसमें जो कोबाल्ट और लिथियम और जो जमीन से उखाड़ने वाले मिनरल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी भी एक ये होनी चाहिए ना। और फाइनली हालांकि इसी वजह से यूक्रेन पर अमेरिका की नज़र इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में जो मिनरल्स हैं उसमें ईवी के मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए अमेरिका चाहता है आ जाओ हमारे पास, फिर चाइना से नहीं बढ़ता, हमारी कम हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल मैं तीनों लोगों से पूछूंगा सब। हाँ, और एक चीज है, फाइनल पॉइंट ईवी के बारे में कहूंगा कि अब ट्रम्प के आने के बाद जो ऑयल की ड्रिलिंग और शेल गैस की ड्रिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उससे तेल का दाम अभी मेरे को बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, घटते हुए दिख रहा है। तो ईवी के लिए वो भी एक कंपटीशन है ना। आप इतना सस्ता कंपेयर पेट्रोल, वो डिफरेंस भी नैरो होती जाएगी, क्योंकि ये वाली चीज जो ट्रम्प ऑयल पंप कर रहे हैं, तो इसलिए ईवी का जो आउटलुक है उसमें बदलाव आ गया है इस तीन चीजों के कारण। हाँ, बिल्कुल। शो का समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, तो एक एक करके आप लोगों से सवाल पूछूंगा, वो है ट्रंप को लेकर के। दरअसल हम लोग कितना भी इग्नोर करें कि ट्रंप का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से भारत नेगोशिएशन कर रहा है, तो ये माना जा रहा है कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत थोड़ा सा बढ़ चढ़ के नेगोशिएट कर रहा है और शायद उसका फ़ायदा यहाँ पे मिले। तो अभिषेक अग्रवाल साहब, आपने कभी इस चीज़ को स्टडी किया है कि अगर ये ट्रंप का टेंशन जो है कितनी दिन तक रहने वाला है और किस सेक्टर से बच के रहा जाए ट्रंप की वजह से? ट्रम्प जो है 2.0 में सिर्फ ट्रम्प नहीं है, पीछे एलन है। हम लोग एलन को मिस कर रहे हैं, एलन मस्क। अब देखिए हर हफ्ते कोई ना कोई साथ भी फोटो जो हम लोग दोनों को साथ मिला के चल रहे हैं, साथ मिला के ही चल रहे हैं और पॉलिसी में भी दिख रहा है। अभी आप देख रहे हो टेस्ला की इंपोर्ट ड्यूटी को लेके जो हाहाकार मचा हुआ इंडिया के अंदर में, जहाँ पे बात हो रही है कि भाई क्यों 110% की ड्यूटी लगी हुई इंपोर्ट की, आप उसको जीरो करिए, और वो प्रेशर अमेरिका बनाया जा रहा है। तो इस हालात में कोई स्पेसिफिक सेक्टर को हाईलाइट करना मुश्किल है। ये पक्की बात है कि एक दो बिजनेसमैन जो कि एक पॉलिटिकल में आ चुके हैं और बाकी बिजनेस बैकग्राउंड है, दूसरे तो डेफिनेटली मतलब दी बिजनेसमैन माने जाते हैं ग्लोबली, उन दोनों की कॉम्बिनेशन में क्या डिस्क्रिप्शन आएगा कहना बहुत मुश्किल है। वो हर हाल में हर तरफ सिर्फ अपने ही देश के बारे में सोचेंगे, एंड हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि उससे मद्देनजर रखते हुए ही डोमेस्टिकली हमें ये अपनी स्टोरी जो है प्ले करनी पड़ेगी, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट के साइड से। बाकी तो बहुत सारे हेडेक है जो गवर्नमेंट को हैंडल करते हैं, बट टू अस वी आर लकी एटलीस्ट कि स्टॉक मार्केट में हम थोड़े मूव जल्दी कर सकते हैं जहां पे हमें समझ में नहीं आता। अरुण मल्होत्रा साहब, ट्रंप को लेके कहीं कोई ऐसा सेगमेंट जहां से थोड़ा सा हमें बच के रहना चाहिए? एक बड़ा फैक्टर है जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है सप्लाई चेन में डिसरप्शन। कहीं पे अच्छा। टैरिफ लगाए, कहीं पे लगाए, वहां की प्रोडक्शन किसी और कंट्री में जाएगी, कहीं और डंप होगी। वो जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है उसको समझना हमारे लोगों के लिए या किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है जो उसका नेट इम्पैक्ट आएगा ना, वो ग्लोबल ट्रेड पे बहुत ज्यादा आएगा। किस फॉर्म में आएगा, किस शेप पे आएगा, क्या करेंसी पे होगा, हो सकता है यूरोप इकट्ठा हो जाए। यूरोप क्या हो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, हमें कहाँ फोकस करना चाहिए? डोमेस्टिक फोकस, डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक टूरिज्म एक बहुत बढ़ रहा है। कंपनीज जो डोमेस्टिक टूरिज्म में है, एयरलाइंस है, आप अगर देखेंगे कुंभ में कितने लोग गए,
तो ये जो सेक्टर्स हैं और कंजम्पशन, मैंने कहा कि सबके लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है, तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज हैं वहां पर इन टैरिफ्स का बहुत ही लीस्ट इम्पैक्ट होगा और एक निवेशक को वहीं पर फोकस करना चाहिए। वो बहुत ही बेहतरीन आपने पॉइंट बताया। टूरिज्म चूंकि मेरे दिल के करीब है, क्योंकि आप कितना भी टैरिफ लगा देंगे, संगम को उठा के तो आप न्यूयॉर्क ले नहीं जा सकते, इंडिया गेट को उठा के आप चाइना तो ले नहीं जा सकते, लोगों को देखने के लिए तो आना पड़ेगा इंडिया ही। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है, और इंडिया के लोग जब गर्मी होगा तो भागेंगे यूरोप ही, भले ही थोड़ी बहुत गर्मी वहाँ पर अब आने लगी है इस गर्मियों में, लेकिन तब भी एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर टैरिफ से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत मूवमेंट जो रोका जा रहा है वो भी H1B वीजा जैसी चीज़ें नौकरी के लिए, टूरिज्म के लिए तो ऐसा है नहीं। सुनील जी, आप भी सहमत हैं इस सेक्टर को लेके? मैं सहमत हूं, मगर मैं कहूंगा कि आप जो ट्रम्प के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, द बेस्ट थिंग इज, द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट ट्रम्प इज हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अरे वाह, ट्रम्प साहब काश आपकी बात सुन ले। तो अब नहीं, आई मीन सीरियसली, अब तो इसलिए इसके बेसिस पर प्लानिंग करना, ये सेक्टर को पसंदीदा करना, ये सेक्टर को अवॉइड करना, यही बहुत एक हानिकारक चीज है। वेट एंड वॉच बेस्ट चीज है, क्योंकि मैंने सोचता हूँ कि उनको नहीं पता कि क्या वो 25% टैरिफ लगाएंगे, उसको फिर रोल बैक करेंगे 15, या उसको दुगना करेंगे 50। तो इस अनसर्टेनिटी का माहौल में मैं कहूंगा कि एक सेक्टर को चुनना फ्रॉम अ टैरिफ पर्सपेक्टिव बहुत बहुत एक मुश्किल, क्योंकि एक बात सोचिए, एक हमारे ऊपर टैरिफ शायद नहीं लग रही होगी, मगर अगर चीन के ऊपर लग रही है और चीन उसको डंप करता है, फिर भी उसका इम्पैक्ट के ऊपर आता है। मैंने आई थिंक इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मनोहर सिंह ने कहा कि ओवरऑल ये वर्ल्ड ट्रेड को डिसरप्ट करने वाली है। तो इसीलिए मैं वेट एंड वॉच, अभी कुछ एक ट्रम्प टैरिफ का इम्पैक्ट लेकर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल इसको लेकर के कई ट्रेड एक्सपर्ट से बातचीत भी होती है, तो कहते हैं कि या तो ट्रम्प जानबूझ के इस तरह का बयान देता है, अगर जानबूझ के नहीं देता है तो इसका मतलब उसको भी नहीं पता रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता क्या है। अब एप्पल का एग्जांपल आप लीजिए कि टैरिफ भले ही कम हो, लेकिन आप रॉयल्टी के तौर पर इतने पैसे हमसे ले जाते हैं, वो भी तो हमसे पैसा, जाहिर है आपको फायदा ही हो रहा है। तो टैरिफ तुलना कर रहे हैं, बाकी चीज़ों से फायदा हो रहा है उसकी तुलना आप नहीं कर रहे हैं। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो एक कॉइन किया शब्द इन्होंने, ट्रम्प साहब ने, शायद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, उनको भी शायद पता ना हो। और ये वजह है कि इंडिया थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रही है, लेकिन ये कि एंगेज है वहाँ पे, तो ये एक अच्छी बात ये ज़रूर है। अभिषेक अग्रवाल साहब, समय खत्म हो रहा है, सब हर पूरा डिबेट सुनने के बाद हमारे दर्शक यही कहें कि भाई अब तो हो गया बहुत, अब तो बाजार में अंदर घुसना शुरू किया जाए, थोड़े थोड़े करके पैसे लगाना शुरू कर दें। आप लोग अपने क्लाइंट को सलाह दे रहे हैं क्या, कि अभी भी आप लोग कह रहे हैं थोड़ा रुको कुछ दिन और? नहीं जी, नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट के टाइमिंग में फंस गए तो आप सोच रहे होंगे कि और चला जाएगा, फिर आप जो मार्केट घूमेगा तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं। तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन एसआईपी और आंकड़े इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए लक्ष्मण जी, एसआईपी के अंदर में ना कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। बस ये जो एक पागलपन था ना ग्रोथ का, कि लास्ट ईयर 20,000 करोड़ था, अब 26,000 करोड़ हो गया। आप बात कर रहे हो 30% एक साल में, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। अभी क्या हुआ है, 26,400 की जगह पर 26,000 करोड़ पे आ गए, तो 400 करोड़ का करेक्शन है। तो इतना कोई हाहाकार मचाने वाली बात नहीं है। आई थिंक सो 26,000 करोड़ मंथली नंबर इज अ वेरी वेरी सॉलिड नंबर। तो मैं ज्यादा कंसर्न नहीं हूं। फरवरी में वैसे भी नंबर ऑफ डेज कम होते हैं, तो थोड़े से कम उस वजह से भी हो सकते हैं। हाँ, ले लीजिए, बट मेरा ये बोलना है, वहां मुझे डिक्लाइन नहीं दिख रही है। लेट मी पुट दैट वे, कि मुझे ऐसा कोई सीरियस डिक्लाइन नहीं दिख रही है। कैश लेवल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। मेरे हिसाब से ये टेम्परेरी है, आपको इन्वेस्ट टेम्परेरी है। अरुण मल्होत्रा साहब, आप क्या सलाह देते हैं आजकल अपने क्लाइंट को? लगाना शुरू कर दें पैसा, या फिर धीरे धीरे करके लगाएं? एग्रेसिवली T20 खेलने की कोशिश करिए जैसे जैसे मार्केट डाउन आती जाती है। एग्रेसिवली T20 खेलने की कोशिश करिए। सुनील जी हंस रहे हैं। सुनील जी? नहीं, मेरा कहना है कि ये जो भी पैसा आपके हाथ में है उसको 6 महीने में सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट कीजिए। लमसम में अभी नहीं डालिए, क्योंकि आपको वॉलेटिलिटी रहेगी। तो ये वॉलेटिलिटी झेलने के लिए इतने गिरावट के बाद आपकी शक्ति कम हो जाएगी, वो हो सकती है। इसलिए मैं कहूंगा आप धीरे धीरे निवेश शुरू कीजिए आज, मगर उसको 6 महीने में स्प्लिट कीजिए। वही मेरी एक सलाह। हाँ,
ताकि बीच में थोड़े बहुत गिरे तो आप उसकी भरपाई करते जाएं, एवरेज आउट करते जाएं। इकट्ठे लगाएंगे तो कहीं मार्केट थोड़ा बहुत गिरा तो आपके फिर दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। तो बिल्कुल आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द होली का ये लाल रंग जो है ना होली तक ही रहे, उसके बाद हरा हरा दिखे यहाँ पे। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।